Now we start our first topic of this chapter, and our first topic is production across countries. Until the middle of the 20th century, production was largely organized within countries. मीन्स 20th सेंचुरी के मिड तक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज केवल देशों की अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज तक ही होता था. जो प्रोड्यूसर्स थे वो सामानों को प्रोड्यूस करते थे केवल कंट्री की नीड फुलफिल करने के लिए. कंट्री से बाहर कोई बहुत ज्यादा ट्रेड या कॉमर्स नहीं होता था. नंबर 2, colonies such as India export the raw materials and foodstuff and imported finished goods. इंडिया जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर या कॉलोनियल रूल के अंडर थी, तो उस समय जो है इंडिया से रॉ मटेरियल्स और फूड आइटम्स और स्पाइसेज जो है एक्सपोर्ट किए जाते थे यूरोपियन कंट्रीज को, और यूरोपियन कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाता था फिनिश्ड गुड, यानी कि दैट आइटम इज रेडी फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर इज कॉल्ड फिनिश्ड गुड. जैसे कि तैयार कपड़ा, तो तैयार माल जो है यूरोपियन कंट्रीज से मंगाया जाता था. Point number 3, trade was the main channel connecting distant countries. This was done before large companies called multinational corporation emerged on the scene. तो उस समय जो है वर्ल्ड की दूर दराज की कंट्रीज को जोड़ने का एकमात्र साधन जो था वो था ट्रेड या व्यापार. और ये उस समय की बात हो रही है जबकि आज की तरह बड़ी बड़ी कंपनियां या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन नहीं थे. एनएमएनसी, अब एमएनसी क्या है देखिए. An MNC is a company that owns or control production in more than one nation. अब देखिए MNC यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जिसको बहुराष्ट्रीय कंपनी भी कहा जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि MNC एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी बड़ी कंपनी है जो अपनी प्रोडक्शन जो है अपनी होम कंट्री के अलावा बहुत सारी अदर कंट्रीज में भी करता है. ठीक है, प्रोडक्शन और सेलिंग दोनों चीज जो है वो अपनी होम कंट्री के अलावा दूसरी कंट्रीज में भी प्रोडक्शन यूनिट खोलता है. तो वो जो बड़ी कंपनी होती है वो एमएनसी कहलाती है. ठीक है, एक एमएनसी जो होती है इतना ज्यादा प्रॉफिट गेन करती है, इतनी ज्यादा रिच होती है कि कभी कभार जो है ये वर्ल्ड के जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनसे ज्यादा रिच होती है, उनसे भी ज्यादा पैसा इनके पास होता है. MNC set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources. तो MNC क्या करती है, वहां पर उन देशों में अपने ऑफिसेज या फैक्ट्रीज खोलती है जहाँ पे उनको एजुकेटेड और स्किल्ड लेबर जो है चीफली मिलते हैं. मीन्स कम से कम रेट में उनको स्किल्ड लेबर मिलते हैं, उनका पैसा बचता है, प्रोडक्शन का एक्सपेंडिचर कम आता है. तो इसको प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर को कम बचाने के लिए क्या करते हैं, अदर कंट्रीज में भी अपने ऑफिसेज और फैक्ट्रीज खोलते हैं और इससे ये जो है लार्ज प्रॉफिट गेन करती हैं. MNCs are not only selling its finished products globally but more important the goods and services are produced globally. तो ये जो MNCs होती है ना वो केवल अपने ही कंट्री में सेलिंग नहीं करती बल्कि ग्लोबली सेलिंग करती, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन बेचती हैं और प्रोडक्शन को बनाने के लिए भी जो है वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज का सहारा लेती है. मीन्स एक ही कंट्री में ये सामान को प्रोड्यूस नहीं करती बल्कि वर्ल्ड की अदर कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में जहां पर भी इनको कहना चाहिए कि चीप लेबर मिलते हैं और इनका पैसा बचता है, तो वहां पे ये क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं या प्रोडक्शन यूनिट्स खोलती हैं. तो इस तरह से एमएनसी जो है ग्लोबली सेलिंग भी करती है और ग्लोबली प्रोडक्शन भी करती हैं. एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे. और इसका परिणाम ये निकलता है कि जो एमएनसी होती हैं वो डे बाय डे रिच होती रहती हैं और बहुत ज्यादा लार्ज प्रॉफिट गेन करती हैं. ओके, नाउ द सेकेंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. इन जनरल एमएनसी इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज का मतलब है कि विश्व भर में बनने वाला यानी कि पूरे वर्ल्ड में बनने वाले सामानों को जो है एक कैसे किया जाता है, उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है एमएनसी के द्वारा. पॉइंट नंबर 1, इन जनरल एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेर इट इज क्लोज टू द मार्केट्स. देखिए कोई भी एमएनसी किसी भी कंट्री में अपनी प्रोडक्शन यूनिट खोलती है या फैक्ट्री लगाती है तो इस बात का ध्यान देती है कि वो जहां पर अपनी यूनिट खोल रही है वो जगह जो है मार्केट से नजदीक हो. वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट.
और इस बात का भी ध्यान देती है कि जिस जगह पे वो अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट खोल रही है या अपनी फैक्ट्री खोल रही है, तो वहां पर जो है लेबर जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही तरह के लेबर सस्ते या कम या चीप रेट में मिल जाएं। एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड, और इसी तरह से फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए जो भी अदर फैक्टर्स चाहिए, अदर रिसोर्सेज चाहिए, उनकी इजीली अवेलेबिलिटी हो, उन्हीं जगहों पर क्या करती है एक एमएनसी अपनी प्रोडक्शन यूनिट या फैक्ट्री खोलती है। पॉइंट नंबर 2, the money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipment is called investment. Means वो पैसा जो हम किसी भी तरह की संपत्ति खरीदने में लगाते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग या मशीनें खरीदने में लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। The investment made by the MNC is called foreign investment. हमारे या किसी दूसरे देश में जब कोई बाहर की कंपनी क्या करती है, अपना पैसा लगाती है, तो उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, the benefit to the local company of such as joint production is twofold. हाँ, पॉइंट नंबर 3 मैं आपको बताना चाहूंगी कि समटाइम्स MNC join the local companies of the country. मीन्स जो आपकी एमएनसी होती हैं वो जो है कंट्री की ही लोकल कंपनीज को ज्वाइन कर लेती हैं, जॉइंट वेंचर में जो है आ जाती हैं या उनके साथ टुगेदरली काम करने के लिए राजी हो जाती हैं। ठीक है, एंड इससे जो है हमारी जो लोकल कंपनियां होती हैं, जब एमएनसी उनके साथ जॉइंटली काम करने को तैयार होती है तो उन्हें बहुत फायदा होता है। उन्हें 2 तरीके से फायदा होता है। द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टूफोल्ड। Number 1, MNC can provide money for additional investment, like buying new machines for faster production. तो देखिए, अगर कोई एमएनसी किसी लोकल कंपनी के साथ जुड़ जाती है, जॉइंटली काम करती है, प्रोडक्शन करती है, तो जो लोकल कंपनी होती है उससे पहला फायदा ये होता है कि एमएनसी जो है पैसे का या मनी को खर्च करने का काम करती है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगाती है। ठीक है, जो भी मशीनें या फिर जो भी नई चीजें खरीदनी होती हैं या नई टेक्नोलॉजी खरीदनी होती है, तो उसके लिए वो पैसा खर्च करती है एमएनसी, तो इससे लोकल कंपनी का पैसा बच जाता है। नंबर 2, एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि एमएनसी का मेन जो मोटो होता है, मेन एम रहता है, ये होता है टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट। ठीक है, तो एमएनसी इसलिए खोली जाती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करें। तो ये प्रॉफिट गेन करने के लिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको जल्दी से जल्दी क्या करती हैं, उसको यूज करती हैं। ठीक है, तो अगर एक लोकल कंपनी एमएनसी के साथ काम कर रही है तो उसे एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी पता चलता है। देन नंबर 4, but the most common route for MNC investment is to buy up local companies and then to expand production. लेकिन जो MNCs होती हैं वो ये भी करती हैं कि जो लोकल कंपनियां होती हैं जिनका बहुत ज्यादा नेम और फेम वाली होती है, मीन वो लोकल कंपनी जिसे एक कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा जाना पहचाना जाता है, उसका सामान खरीदा जाता है, तो एक एमएनसी ये कोशिश करती है कि ऐसी लोकल कंपनियों को खुद खरीद ले। ठीक है, इससे क्या होता है कि उनका जो प्रोडक्शन होता है वो काफी एक्सपेंड होता है। Many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budget of the developing country government. तो बहुत सारी MNCs ऐसी हैं जिनके पास हमारी जैसी इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास जो टोटल बजट है या सेविंग है, उससे भी ज्यादा इनकम या उससे भी ज्यादा अर्निंग किसकी रहती है, एमएनसीज की रहती है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि एमएनसीज काफी पावरफुल होती हैं और वर्ल्ड की कंट्रीज को ग्लोबली ये क्या कर रही हैं, इंटरकनेक्ट भी कर रही हैं और इन्फ्लुएंस भी कर रही हैं। नाउ वी मूव टू अवर थर्ड टॉपिक, एंड द थर्ड टॉपिक इज फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। मीन्स इसमें हम ये देखेंगे कि जो फॉरेन ट्रेड है या विदेशी व्यापार है वो किस तरह से वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज की मार्केट को एक कर रहा है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स, दैट इज मार्केट ऑफ देयर ओन कंट्रीज। मीन्स जो फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार है, इसके जरिए प्रोड्यूसर्स या निर्माताओं को ये अवसर मिलता है कि
उनका सामान न केवल उनकी कंट्री में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट तक भी पहुंचे। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 है, फॉर द बायर्स इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced। अब देखिए, जो फॉरेन ट्रेड है उससे बायर्स को भी क्या होता है, फायदा होता है। केवल प्रोड्यूसर्स को फायदा ना होके बायर्स यानी कि खरीदार या कंज्यूमर्स को भी फायदा होता है। तो जो बायर्स या खरीदार होते हैं उन्हें भी अपने देश में बने हुए सामान के अलावा दूसरे देश में बने हुए और इम्पोर्टेड सामान अपनी मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो उनको भी जो है गुड्स के लिए काफी ऑप्शन मिल जाते हैं, वो भी एक जैसे रेट में। तो बायर का भी फायदा हो रहा है फॉरेन ट्रेड के कारण। अब नंबर 3 है, इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। अच्छा, तो तीसरा पॉइंट है, अगर कंट्रीज के बीच में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार होगा तो उनका सामान जो है एक मार्केट से दूसरे से तीसरे मार्केट में इजीली पहुंच जाएगा, जिससे कि आप विदेशों में इंडियन कॉस्ट्यूम जैसे साड़ी, कुर्ता, पैजामा आदि पा सकते हैं और अपने देश में विदेशी सामान भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है, फॉरेन ट्रेड के कारण हो रहा है। ओके, नंबर 4, फॉरेन ट्रेड does result in connecting the markets और integration of markets in different countries। तो हम कह सकते हैं कि जो फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार होते हैं इससे वर्ल्ड के डिफरेंट मार्केट्स को एक किया जा सकता है या इंटीग्रेट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन। तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस in which the countries of the world are integrated through trade, commerce, means of transport, that is airways, waterways, means of communication, internet, advanced technology, and migration of people from one country to other countries for better job opportunities and education. Due to globalization, this whole world has been changed into a small village। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वर्ल्ड की सारी कंट्रीज या बहुत सारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे से जुड़ रही हैं या उनका इंटीग्रेशन हो रहा है, मींस एकीकरण हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन का हिंदी में मतलब ही क्या होता है, वैश्वीकरण होता है, यानी कि विश्व का एक हो जाना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। अभी जो ग्लोबलाइजेशन होता है या इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज होता है वो किसके थ्रू होता है? देखिए, व्यापार और वाणिज्य यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स के द्वारा जो है हम एक कंट्री से दूसरी से तीसरी कंट्री के साथ जुड़ते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करते हैं, तो हमारा जो है उनके साथ इंटर कनेक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, एयरवेज हैं, वाटरवेज हैं। एयरवेज एक ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो आपको कम समय में वर्ल्ड के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है, आपका समय भी बचाता है और आपको जो एक डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को खत्म कर देता है, बहुत कम कर देता है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी हम एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ने भी जो है वर्ल्ड को एक साथ जोड़ना या इंटीग्रेट करना बहुत आसान कर दिया है। ठीक है, कैसे कर दिया है? अगर कोई कंपनी अमेरिका में है और वो चाइना को कोई ऑर्डर देना चाहती है अपने पार्ट्स बनाने का, मीन्स कोई भी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग वर्क है, मान लो एक कार बनाई जा रही है और उसके जो पार्ट्स हैं वो चाइना में बनाए जाने हैं, तो उसके लिए वो ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो किसके थ्रू? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू कोई भी ऑर्डर लेना देना इतना आसान हो गया है ना। तो इस तरह से जो है वर्ल्ड की कंट्रीज आपस में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू भी जुड़ रही हैं। इसके अलावा इंटरनेट है और एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना, इंटरनेट जैसे कि आपने देखा सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से आप लोग जो है इंडिया में बैठ के वर्ल्ड के किसी भी कंट्रीज के लोगों को क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स बना सकते हो। ठीक है, जैसे फेसबुक वगैरह है, तो आप लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हो किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। और इसी तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी है, इनके द्वारा भी जो है हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी एक दूसरे को शेयर करके भी जो है कंट्रीज आपस में क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। और इसके अलावा माइग्रेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, यानी कि पब्लिक जो है, लोग जो है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर कहना चाहिए बेटर एजुकेशन फैसिलिटी के लिए अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री जाते हैं या वहीं सेटल्ड हो जाते हैं या कुछ सालों तक रहते हैं। तो इस तरह से भी जो है हमारा क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन
विद द वर्ल्ड्स कंट्रीज हो रहा है, यानी कि कंट्रीज, वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है। और कंट्रीज का आपस में इंटीग्रेट होने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। तो इन सब माध्यमों से ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व एक साथ जुड़ गया है और एक छोटे से गांव के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्रीज इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। नाउ वी विल रीड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट, दैट इज फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। मीन्स अब हम ये पढ़ेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या कारण हैं जिनके कारण ग्लोबलाइजेशन जो है पॉसिबल हो पाया है। तो नंबर 1 है रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन अ मेजर फैक्टर दैट हैज इंक्रीज द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है हर चीज में, इसके कारण जो है ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस और ज्यादा बढ़ गई है। तो जो टेक्नोलॉजी में रैपिड इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इसको हम एक पहला कारण मान सकते हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को तेजी से बढ़ाने के लिए। नाउ फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 years हैव बीन सेवरल इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। अब उदाहरण के लिए आप देखिए कि पिछले 50 सालों में जो है हमारी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में कितना बदलाव आया है। आज से 50-60 साल पहले जो है हम क्या देखते थे, सड़कों पे ज्यादातर बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट वगैरह दिखाई देती थी। लेकिन अब जो समय है, अब आप अपनी सड़कों में मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, या आपका एयरवेज है, रोडवेज है, ठीक है, या वाटरवेज है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा क्या आया है, टेक्नोलॉजी में इसके इम्प्रूवमेंट आया है, जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस हो पाई है और किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह कम समय पर लाना या पहुंचाना पॉसिबल हो पाया है। नंबर 3, even more remarkable have been the development of information and communication technology। इसके अलावा जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो सुधार आया है, इससे भी हमें जो है बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिला है ग्लोबलाइजेशन में। नंबर 4, टेक्नोलॉजीज इन द एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट हैव बीन चेंजिंग रैपिडली। इसके अलावा जो टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट के द्वारा हम लोग जो है वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। तो इससे भी जो है ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस इन चीजों से भी बहुत ज्यादा तेज हुई है।